नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अभी मौजूदा समय में पीएम आवास योजना के तहत वो देखिए वर्चुअली आवास आवंटित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है पीएम मोदी का। ये आप ही थे जिन्होंने 2015 में लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देखते ही देखते वो एक मुहिम में बदल गया। मात्र 350-400 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या देश में 75,000 पार कर गई और दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान को तीसरा दर्जा हासिल हुआ। ये आप ही थे जिन्होंने कुछ समय पहले देश की जनता से ये वादा किया था कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। आज एक बार फिर ये बात प्रमाणित होती है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। आप हैं तो सब मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी, आज का दिन 22 अक्टूबर 2022 स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है। आपके नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं, जबकि आप इन 10 लाख नौकरियों की पहली किश्त 75,000 नियुक्ति पत्र जारी करके शुरू करेंगे और एक ही समय में उसी वक्त देश के 50 भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत सरकार के मंत्री उपस्थित हैं और साथ ही साथ उनके साथ उपस्थित हैं इन नियुक्ति पत्रों के लाभार्थीगण। इन नियुक्तियों की विशेषता एक ये भी है कि भारत सरकार के लगभग सभी विभागों और मंत्रालयों में ये नियुक्तियां की जा रही हैं। गृह मंत्रालय बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां शुक्रवार दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे। बद्रीनाथ दौरे के दौरान पीएम मोदी चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा गांव में करीब 3400 करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केदारनाथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। बद्रीनाथ में पीएम मोदी ने पहली बार रात्रि विश्राम किया और आज सुबह करीब 7:30 बजे आर्मी हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बद्रीनाथ में पीएम मोदी ने पहली बार रात्रि विश्राम किया है। केदारनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और शुक्रवार के दिन वो केदारनाथ सबसे पहले गए, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वो बद्रीनाथ भी गए और बद्रीनाथ जाने के बाद वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद क्योंकि बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूरी पर माणा गांव जो कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव है, उसके बाद से ही चाइना का बॉर्डर लग जाता है, यहाँ पर भी पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की। तो इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद माणा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माणा तक सड़क बनने से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन बढ़ेंगे। माणा गांव में उन्होंने सरस मेले का निरीक्षण किया, स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी ली। भोटिया आदिवासियों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। तो वहीं पीएम के स्वागत में भोटिया जनजाति के लोगों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम ने 3400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भव्य रहा। तो माणा में माणा दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया पीएम मोदी ने। माणा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। यहाँ पर
गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक उत्तराखंड के मौजूद थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल जब माणा गांव गए, बद्रीनाथ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई योजनाओं की सौगात माणा गांव को दी। तो माणा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम के जरिए उनको वहां पर जो है आमंत्रित किया गया अलग अलग कार्यक्रमों में। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वहां के लोगों से बातचीत भी की। तो कल माणा गांव पहुंचने से पहले केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन करने के बाद पीएम मोदी ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया था, पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल और उन्हें नमन भी किया। बताते हैं, जब 2017 में पीएम मोदी केदारनाथ आए थे तब उन्होंने नए सिरे से शंकराचार्य की समाधि बनवाने की बात कही थी। दरअसल 2013 में केदारनाथ में आए सैलाब में शंकराचार्य की समाधि बह गई थी, जिसके बाद पिछले साल 2021 में नया समाधि स्थल तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अब 6 फीट नीचे खुदाई हुई और उसके बाद शंकराचार्य की जो समाधि है उसको बनाया गया। आदि गुरु की शरण में पीएम मोदी, जिन्होंने श्रद्धांजलि भी दी शंकराचार्य को और नमन भी किया। तो पीएम मोदी ने पुनर्निर्माण का वादा किया था। 2013 में जो त्रासदी उत्तराखंड ने देखी, उसके बाद से 2021 में दोबारा से इसका निर्माण किया गया था। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, शुक्रवार का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों का दौरा किया। सबसे पहले वो केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए और उसके बाद हिंदुस्तान के आखिरी गांव वो माणा भी गए। लेकिन सबसे खास चीज तो ये रही कि पीएम मोदी जब पहुंचे उत्तराखंड तो वो खाली हाथ नहीं आए, कई सारी सौगात लेकर वो आए थे उत्तराखंड में। क्या कुछ वो योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत हो गई है? कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में उन्होंने बातचीत की लोगों से? विस्तार से बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड दौरा है वो ऐतिहासिक तो रहा है, उसके साथ साथ यह दिव्य और भव्य जो दौरा रहा है और सांस्कृतिक और समृद्धि का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को देकर गए हैं, उत्तराखंड के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे यही झलक रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड अब तरक्की की राह पर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम मोदी ने केदारनाथ के दर्शन किए, उसके बाद में शंकराचार्य के दर्शन किए और पूरे जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं 3400 करोड़ रुपए की सौगात उत्तराखंड को देकर गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से माणा गांव, क्योंकि केदारनाथ दर्शन करने के बाद सीधा माणा गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और वहां के लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी बात वहां पर कह दी कि ऐसी स्थिति उत्तराखंड के माणा में पैदा कर दूंगा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद में व्यक्ति माणा जरूर जाएगा। और कहीं ना कहीं जो वहां की जो सड़कें हैं, 4 लेन सड़कें वहां पर बनाने की बात कही, कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की झोली में डाली, उत्तराखंड की झोली में डाली है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि आने वाले 5 सालों में जिस तरीके से केदारनाथ रोपवे के निर्माण की बात वहां पर हुई, तो कहीं ना कहीं 5 सालों में वह भी बनकर तैयार हो जाएगा। जी हितेश, आपने केदारनाथ रोपवे का जिक्र किया और केदारनाथ रोपवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन इसको लेकर तो बातचीत की गई और इसके कार्यों को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, इस बारे में बातचीत की गई। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं और तमाम जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी अगर हम देखें तो आने वाले समय में जो लक्ष्य तय किया गया है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, अब उस पर काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से परियोजनाओं पर काम चल रहा है, सड़कों का काम जिस तरीके से अभी चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है क्योंकि नेशनल हाईवेज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कई ऐसी सुख सुविधाएं उत्तराखंड के अंदर तैयार होने वाली है क्योंकि आने वाले 5 से 6 सालों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बार पहले भी यही बात कही थी कि आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड को भव्य बनाना। ठीक है हितेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में
पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास कि इस भावना को तभी जागृत किया जा सकता है जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हो, त्वरित हो। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। हमने 8-10 साल पहले की वो स्थितियां भी देखी हैं जब छोटे से सरकारी काम में भी कई महीने लग जाते थे। सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचते पहुंचते हैं धूल जम जाती थी। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। साथियों, आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए
आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ एटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। दूसरा बड़ा कदम हमने केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी इन भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्वव्यापी है और उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़े। ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सैकड़ों नए संस्थान भी बनाए गए हैं। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक
बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी जितने साथियों को ये ऋण मिला है उसमें से 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, मुद्रा योजना का लाभ पाने वालों में लगभग 70% लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोड़ों महिलाएं अब अपने बनाए उत्पाद देश भर में बिक्री कर रही है, अपनी आय बढ़ा रही हैं। अभी मैं बद्रीनाथ में कल पूछ रहा था, माताएं बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मुझे मिली, उन्होंने कहा इस बार जो बद्रीनाथ यात्रा पे लोग आए थे, हमारा 2.5 लाख रुपया हमारा एक एक ग्रुप की कमाई हुई है। साथियों, गांव में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण का एक और उदाहरण हमारा खादी और ग्रामोद्योग भी है। देश के पहली बार खादी और ग्रामोद्योग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1 करोड़ से अधिक रोजगार बने हैं।